हाय एवरीवन। तो जल्दी जल्दी आ जाओ सारे, क्योंकि मेरा जो रिव्यू है वो स्टार्ट होने वाला है कभी मैं कभी तुम के लिए। तो जो कि 28 और 29 तारीख को था 32वां और 33वां एपिसोड, यानी 32 और 33 वाला एपिसोड का रिव्यू जो है वो मैं अभी यहाँ दूंगी। ठीक है। पहले जहाँ तक बात रुकी थी, यानी कुछ रबाब ने पार्टी का इंतज़ाम किया था आदिल की, और उन शायद साथ में उसके माँ बाप की भी बेइज्जती करने के लिए। तो जो मंडे वाला जो बताया है एपिसोड ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम का, तो उसके अंदर जब सारे ही जमा हो जाते हैं रबाब की पार्टी में, है ना, और वो जो नताशा होती है वो भी आती है, उसका हस्बैंड भी आता है। फिर उसके बाद पहले तो जलन में रबाब उसको इग्नोर करती है, बाकी सबों से मिलती है। जब पार्टी स्टार्ट हो जाती है बाकी सबों से मिलती है, और लास्ट में आखिर में जाके उससे मिलती है जब, तो उसकी पोलें खोलने लग जाती है। ठीक है। और आदिल उसको चुप कराने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानती। तो भाई ज़ाहिरी बातें मानेगी कहाँ से, जब हस्बैंड ही उसके साथ चक्कर चला रहा है, वो अपने हस्बैंड को छोड़ के नताशा जो है वो आदिल के साथ चक्कर चला रही है, तो कहाँ से मानेगी। और बिल्कुल ही परफेक्ट रोल मिला था रबाब को, जो कि उसके ऊपर काफ़ी सज रहा था। मतलब उसकी शक्ल देख के रबाब के इस तरह लगता है कि वो उस जैसे ही रोल के लिए बनी है, यानी कि विलन के रोल के लिए। ठीक है। तो पूरी विलन पना उसने निभाई अच्छी तरह से इस सीरियल में। और उसके बाद में वो केक उठाती है ना, और हैप्पी बर्थडे बोल के जो आदिल के फेस पे पूरा मल देती है, उसकी जो टी शर्ट पहना होता है उस पर छिड़क देती है। ठीक है। और उसकी पूरी दिल की अपनी भड़ास निकालती है, लोगों को सब कुछ बताती है जो कि उसके और नताशा के बीच में चल रहा था, है ना। और बातें जो वो पैसे का बंद कर रहा था, ये जो पैसे लिए थे उसने चुराए थे, ये जो भी इधर उधर किए थे, सारी पोल पट्टी वो खोल के रख देती है। और उसके बाद में उसका उससे भी दिल नहीं भरता। तो फिर कमरे में जाकर, या हाँ, तब तक तो उसके माँ बाप जो आदिल के वहीं खड़े होते हैं, रोते होते हैं अपने बेटे की बेइज्जती देखकर। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी करनी थी पहले की, जो कि उसके सामने आई है। बोलेंगे ना कर्मा, तो कर्मा उसके सामने आया है। मतलब ये एक सीरियल है, इसका मैं रिव्यू कर रही हूँ, ये कोई रियल कहानी तो है नहीं। तो उसको उसका मतलब मिल जाता है हिसाब किताब वहीं के वहीं। फिर बाद में ये बताया मुझे कि मैंने देखा कि वो कमरे में जाती है जहाँ पर अंकल आंटी होते हैं, मतलब आदिल के माँ बाप, वहाँ जाके उनको भी बहुत बेइज्जत करती है। तो चलो, जो आंटी है ना, मुस्तफ़ा की आदिल की माँ, तो उन्होंने जो पहले गलती की उसका साथ देखकर, तो उनका तो मैं समझती हूँ कि उनके लिए वो ठीक भी थी, है ना। तो लेकिन जो उसके फादर होते हैं आदिल के, उनको तो बिला वजह वो हर जगह पीस जाते हैं। मतलब गेहूँ के साथ घुन भी पीसा जाता है। लेकिन हाँ, आवाज़ उनको भी बुलंद करनी चाहिए थी, इंसाफ दोनों बेटों के साथ बराबर करना चाहिए था। वो उन्होंने भी उस वक्त नहीं किया, वो मुंह बंद करके बैठे रहे। इसी तरह उनकी बेटी जो बताई गई है, मुस्तफ़ा की बहन, आदिल की बहन, वो भी आवाज़ उठा सकती थी जबकि शर्जीना और मुस्तफ़ा को घर से निकाला जा रहा था। लेकिन उससे भी कुछ नहीं बोला, उठा सकती थी देखा जाए तो आवाज़ के अपनी छोटी भाभी के लिए, छोटे भाई के लिए। लेकिन वहाँ वो भी मुझे गलत लगा कि वो बोलने के मतलब माँ का इतना वहाँ चलता है हुक्म कि वो बोलने जोगी रहती ही नहीं है, जबकि उसको बोलना चाहिए माँ को। अगर नहीं बोले, नहीं लड़े तो समझा तो सकती है उतने टाइम। मगर जो माँ का दिमाग पहले जो सातवें आसमान पे होता है आंटी जी का, तो वो अब जो है रबाब ने ठिकाने पे ला दिया है, और दोनों को आधी रात में घर से चलता किया सामान दे के, है ना। तो फिर आधी रात में जब निकलते हैं, जब रास्ते पर आ जाते हैं अंकल आंटी दोनों भी, इन्हें आदिल और मुस्तफ़ा के माँ बाप तो आंटी को फिर एहसास होता है कि किस तरह से शर्जीना को और मुस्तफ़ा को आधी रात को उन्होंने भी, इन्हें आधी रात को या आधे दिन को जिस तरह भी घर से निकाला था, किस तरह वो तब एहसास होता है जब वो खुद रास्ते पर खड़े होते हैं। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में फिर अभी जो है, जब वो रास्ते पर खड़े होते हैं, फिर रोते रोते हैं और याद करती हैं आंटी जी के मुस्तफ़ा के बारे में, शर्जीना के बारे में। फिर यहाँ जो सेकंड एपिसोड मैंने कल देखा, उसमें अरे हाँ, बराबर इस आगे का तो रह गया। तो जो है वो शर्जीना का, तो जब वो वहाँ उसके यहाँ फिर शर्जीना का हाल चाल बताया जाता है। मुस्तफ़ा तो अपने कामों में लगा होता है, एक हिसाब से भाई पैसों की ही दुनिया है, तो पैसे कमाने में वो लगा होता है, ताकि जल्दी से जल्दी ऐशो आराम जो है वो शर्जीना को दे सके, क्योंकि शर्जीना के माँ बाप के भी जो ताने तिश्ने हैं वो ख़त्म नहीं होते इसकी वजह से, है ना। और आदिल भी पहले सुना के गया होता है, तो उसको कमाना लाजमी लगता है। और आजकल के ज़माने में पैसे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान से ज़्यादा पैसों की कीमत है, उस तरह वो कमाने लग जाता है। अब यहाँ आके शर्जीना को खुद तो अपना ध्यान रखना चाहिए ना, पूरी तरह निर्भर वो मुस्तफ़ा पे ही हो जाती है कि वो खिलाए, वो पिलाए, वो उठाए, वो बिठाए, है ना, बल्कि चलाए भी उसको। ऐसी तो शर्जीना की हालत है। अब जब बच्चे की माँ बनने वाली है, तो खुद का ध्यान खुद रखे ना, हर औरत रखती है ना, गरीब से गरीब,
अमीर से अमीर सारी औरतें अपना ध्यान खुद रखती हैं। अब इतना साथ दिया तो ये भी तो देखे कि मुस्तफ़ा जो कर रहा है आगे की लाइफ सेट करने के लिए, अच्छी करने के लिए कर रहा है ना। तो इतना तो है कि ये तो है कहीं उसका और चक्कर नहीं है, भाई तेरे ही साथ है शर्जीना के साथ में, तो इतना तो समझना चाहिए। जब इतनी सपोर्ट की तो अब सपोर्ट करने में क्या जा रहा था। तो शर्जीना को जो गलत कहा जा रहा है वो शर्जीना गलत ही है ना। इतना तो है कि बैठ के बात कर ले उसके साथ में, नाराज़ ही हो जाती है बाद में। और फिर लाइट जाने का वहाँ उस जगह पे सिलसिला होता है, जबकि पहले मुस्तफ़ा बोला होता है कि भाई काम लग गया है, अब जो है अलग अच्छी जगह घर ले लेते हैं कहीं। मगर हालांकि मुस्तफ़ा ने शर्जीना को पहले भी कहा था कि भाई ये जगह सही नहीं है, यहाँ से चले चलते हैं कहीं, क्योंकि जॉब लग गई थी उसकी। मगर नहीं, शर्जीना नहीं मानी, वो सारे खर्चे उसको बताती है। फिर एक्सटेंशन के वायर में से टक के उसको गिरना भी तो होता है ना, बच्चे को मार लगना भी तो होता है। तो फिर वो इसलिए नहीं जाती है ना, क्योंकि बाद में ये सब होना रखा है। तो खैर जो भी है, वो एक्सटेंशन के वायर में अटक के गिर जाती है, जिस वजह से उसका नुकसान हो जाता है ना। फिर बाद में बताया ये कि जब वो सारी डील 50 करोड़ की हाफ जो मिलता है उसको 25 करोड़ सारी तय करके वापस आ जाता है, और घर जो फ्लैट वो भाड़े पे ख़रीदता है, रेंट पे। जबकि खुद का बंगलो ले सकता है, मेरे ख्याल से 25 करोड़ बहुत ज़्यादा रकम होती है, खुद का ले सकता है, फिर भी पता नहीं क्यों भाड़े का वो रेंट का घर ले लेता है। और चाबी वगैरह केक वगैरह लेके खुशखबरी सुनाने शर्जीना को आता है, तो घर पे अंधेरा होता है क्योंकि लाइट ही गई होती है वहाँ की हमेशा। तो उसको ज़मीन पे पड़ा पाता है, फिर वहाँ से उठा के वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो जहाँ पर के उसका बच्चा बाकी नहीं रहता। तो काफ़ी हालत जो है गंभीर बताया, नाजुक बताया, जो भी बताया। और तब सारे दुआएं करते हैं, है ना, और दुआएं करते हैं। और पहले जब गिरा हुआ देख के ही बेचारे मुस्तफ़ा का मुंह छोटा सा हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अब सारी क़यामत उससे ही गुजरने वाली है। तो मतलब सारे दुआएं करते हैं, नमाज़ें वगैरह पढ़ी जाती हैं, फिर भी बच्चा जो है वो नहीं बचता, लेकिन शर्जीना बच जाती है। तो जब वो होश में आने से पहले का उसका मुझे बड़ी हंसी आई, जब वो होश में आने से पहले उसकी मम्मी उसको उठाती थी शर्जीना की, है ना, जबकि मुस्तफ़ा बहुत बैठा होता है उसके बाद हर समय हर वक्त। तो जब होश में आती है तो पहले वो देख के साइड में अपने बच्चे को पूछती है। तो बेचारा मुस्तफ़ा का हालत देख के मुझे इतनी हंसी कि अब तो चलो गई भैंस पानी में, वो खुद ही समझ जाता है कि अब मेरा क्या हश्र होना है, क्या हाल होना है। मुस्तफ़ा खुद ही समझ जाता है कि क्या ही मेरा हाल होना है अब, क्योंकि बच्चा तो नहीं बताया, जैसे नहीं बचता उसका। फिर उसके बाद में वो माँ के साथ अपने जाने का फ़ैसला कर लेती है। और मुस्तफ़ा का बेचारा बुरा हाल है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं, ज़्यादा कोई गलती नहीं है, ज़्यादा गलती शर्जीना की है, क्योंकि हर कोई औरत अपना ध्यान रख लेती है। अगर उसको बच्चा होने वाला है तो उसका भी ध्यान रख ही लेती है ना, सारा कुछ कर लेती है, हर औरत करती है। लेकिन ये जो है ये नवाई की है, नवाई की बोलेंगे ये अलग ही आसमान से उतरी हुई, जो कि सारा काम जो है मुस्तफ़ा ही करे, इससे कुछ नहीं करना है ना। सिर्फ उंगली के इशारे पे मुस्तफ़ा को उठाना है, बिठाना है, ये करो वो करो वो करो। तो शर्जीना का काम सिर्फ इतना ही था, अपना भी ध्यान नहीं रख सकती थी। खैर जो भी है वो अपनी माँ के साथ चली जाती मुस्तफ़ा से नाराज़ होकर, और जितनी ज़्यादा नाराज़गी दिखाई उतनी तो नाराज़गी कोई बात ही नहीं है।